स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। बड़ी बात करेंगे 1500 को लेकर, क्योंकि महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। देखिए, लगातार महिलाओं में इंतजार बना हुआ था कि अब पूरे प्रदेश से कोड ऑफ कंडक्ट हट गया है तो कब ये राशि उनके खाते में आएगी। लाहौल स्पीति की महिलाओं को पहले से ये लाभ मिल रहा था, लेकिन और भी बड़ी संख्या अब इसमें ऐड हो गई है जिन महिलाओं के खाते में पिछले 3 महीने की ये राशि डाल दी गई है। दरअसल अप्रैल से ये लाभ मिलना था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, जिस वजह से सरकार ट्रांसफर नहीं कर पा रही थी राशि। लेकिन अब एक साथ 3 महीने की राशि किन महिलाओं के खाते में गई है, कितनी ये संख्या सामने आई है, कौन कौन से जिले हैं, ये जानकारी बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात कैबिनेट बैठक को लेकर करेंगे, क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद कैबिनेट बैठक भी तय कर ली गई है। हालांकि 3 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी आचार संहिता लगी हुई है, जिसमें जिला सोलन है और जिला कांगड़ा है और हमीरपुर है। लेकिन इसके अलावा बाकी जिलों में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जिस वजह से अब कैबिनेट बैठक बुला ली गई है। कौन कौन से रुके हुए कार्यों को लेकर अब हरी झंडी यहाँ कैबिनेट में मिल सकती है, ये जानकारी हम आपको देंगे। सीपीएस वाले मामले पर भी एक बड़ा फैसला आया है, ये भी अपडेट हम लेकर आए हैं। और बात जेबीटी भर्ती को लेकर भी करेंगे। टीजीटी भर्ती पर भी आज जानकारी बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट कहेंगे। एक तरह से राहत इन अभ्यर्थियों के लिए भी निकलकर सामने आई है। लेकिन शुरुआत तो मौसम से करना चाहेंगे बुलेटिन की, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों में ये आज और कल इसी तरह से हीट वेव का प्रकोप जारी रहने वाला है। आज भी काफ़ी ज़्यादा तपतपाती धूप थी, अगले कल भी धूप का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव नहीं चलेगी या फिर काफ़ी कम गर्मी होने के आसार है। इसके अलावा बाकी के 9 जिलों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। दूसरी बात स्कूल छुट्टियों को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ संगठनों का कहना है कि अभी गर्मियों में छुट्टियां और ज़्यादा बढ़ा दी जाए, ज़रूरी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तपतपाती धूप में घर तक पहुंचना, स्कूल तक जाना उनके लिए मुश्किल है। दूसरी ओर अब मानसून ब्रेक को लेकर भी पहले ही डिमांड आ गई है कि जो मानसून ब्रेक है वो पीक में इस बार होनी चाहिए और ज़्यादा दिन की होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त कई तरह की घटनाएं पेश आती है। कहीं पेड़ गिरते हैं, सड़कें टूट जाती है, भवन गिरते हैं। तो ऐसे में छात्रों को बाहर भेजना, घर से बाहर भेजना एक तरह से खतरे से खाली नहीं रहने वाला है। तो ये देखिए तमाम डिमांड्स रखी जा रही हैं सरकार के समक्ष। अब आज एक और मांग रखी गई है, ये राजकीय अध्यापक संघ है, जिनका ये मानना है कि जो छुट्टियों का शेड्यूल है उसी मुताबिक होनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां गर्मियों में ही की जाएं और मॉनसून ब्रेक मॉनसून के मध्यम में ही होनी चाहिए। इसके अलावा कोई छेड़छाड़ इसके साथ ना की जाए। हालांकि पिछले कल भी एक साइंस मास्टर एसोसिएशन की ओर से यही डिमांड रखी गई थी। उनका भी यही मानना था कि छुट्टियों का जो शेड्यूल है उसी मुताबिक रहना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ना ही शेड्यूल में कोई बदलाव होना चाहिए। इनका ये कहना है कि गर्मियों की छुट्टियाँ पूर्व निर्धारित समय पर होनी चाहिए 22 जून से 29 जुलाई तक, और मॉनसून ब्रेक 22 जुलाई से 29 जुलाई को ही होनी चाहिए। यानी कि जब मॉनसून सीजन होता है तो उसके मध्य में ही ये ब्रेक दी जाए। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बार बार छुट्टियों का शेड्यूल बदला जाएगा तो इससे शिक्षक भी परेशान होंगे, छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी और अभिभावक भी इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो अभी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है, छुट्टियों का जो समय है वही रहेगा। भविष्य में क्या होगा इस पर हम अभी वर्तमान में तो चर्चा नहीं कर सकते हैं। बारिश इस बार कितनी होगी, कितना नुकसान होगा, ये किसी को पता नहीं है। उस वक्त की स्थिति ही ये बता सकती है। और मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आ भी जाती है आपात वाली, तो उस वक्त ये डिसीजन हो सकता है कि स्कूलों में अवकाश करना है या नहीं करना है। ये जो पहले से ही डिमांड रखी जा रही है कुछ एक एसोसिएशन की ओर से, ये बिल्कुल समझ से परे है कि पहले ही ये शेड्यूल में बदलाव करने की मांग रख रहे हैं। अभी फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, शिक्षकों का भी, छात्रों का भी। शिक्षकों को भी इस वक्त सिलेबस पर पूरा फोकस रखना चाहिए। अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग डिमांड्स रख रहे हैं, अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं, छात्र भी परेशान हो रहे हैं। और इस बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर स्पष्ट तौर पर यह बात कह चुके हैं कि छुट्टियों के साथ कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो अब ये बात इन एसोसिएशंस को भी ध्यान में रखनी चाहिए, जो अलग अलग शिक्षक के संगठन हमारे पास प्रेस नोट भेज देते हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, राजकीय अध्यापक संघ की ओर से एक डिमांड ये भी रखी गई है कि जो प्रिंसिपल अभी तक नियमित नहीं हुए हैं, 2017 से कोई ना कोई रास्ता इनके नियमितीकरण के लिए निकाला जाना चाहिए और प्रिंसिपल्स की ज्वाइनिंग और रिलीविंग विद्यालय स्तर पर ही होनी चाहिए। तीसरी बात टीएडीए को लेकर इन्होंने कही है कि जो 30 किलोमीटर की शर्त लगाई गई है उसे
पूर्व की भांति 8 किलोमीटर ही किया जाए। खैर, इस तरह की डिमांड्स खैर बार बार आती है, इस पर सोच विचार भी हो रहा है, लेकिन छुट्टियों पर हम भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। भविष्य पर निर्भर करता है, जैसी स्थिति होगी उसी हिसाब से छुट्टियों पर फिर उसी वक्त फैसला होगा। अभी शेड्यूल में बदलाव किया जाए ऐसे मूड में हमें सरकार नजर नहीं आ रही है। अगली बात बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर करना चाहेंगे। 20 जून को होगी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से पूरी तैयारियां इसके लिए कर ली गई हैं। तकरीबन एचपीयू की ओर से इसके लिए 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 11,506 छात्र इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। 150 अंकों की ये परीक्षा होगी। प्रति प्रश्न के एक अंक यहाँ पर रखे गए हैं, यानी कि 1 अंक प्रति सवाल का मिलने वाला है। 150 के करीब ही क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी जवाब सही होगा उसका 1-1 अंक मिलता जाएगा और 150 अंकों की ही कुल ये परीक्षा भी होने वाली है। हालांकि प्रारूप परीक्षा का पूरा तैयार कर लिया गया है। ये एचपीयू की वेबसाइट पर जाकर छात्र ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। मल्टीटास्क वर्कर्स पर भी एक अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि इन्हें 12 महीने का वेतन नहीं मिलता है, केवल 10 महीने का मिलता है। ये शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में इनका कहना है जब 2 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं तो वेतन से इन्हें वंचित रहना पड़ता है, जिस वजह से घर परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल है। इसीलिए तर्कसंगत नीति इनके लिए बनाई जाए, या तो इन्हें सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर रेगुलर किया जाए 2 साल के बाद, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो 12 महीने का वेतन इन्हें दिया जाए और वेतन में बढ़ोतरी भी की जाए। अब ये भी एक बहुत ही हैरानी भरी बात है कि जिस वक्त देखिए भर्तियां होती हैं, जब मल्टीटास्क वर्कर्स को रखा जा रहा था तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो इन्होंने एक्सेप्ट की और उसके बाद ये भर्ती में भी शामिल हुए। अब ये सेवाएं देने का मौका भी इन्हें मिल रहा है, लेकिन अब इन्हें हुबहू वैसी ही फैसिलिटीज चाहिए, वैसी ही सुविधाएं चाहिए जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है। जिस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने पढ़ी थी, क्या उस वक्त इन्हें ऐसा नहीं लगा कि ये आने वाले समय में ठीक नहीं होंगी? उस वक्त एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ही फिर कुछ एक ऐसे वर्ग सामने आते हैं जो मांग उठाने लगते हैं कि अब बाकी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। और ये मुमकिन कैसे है? अगर क्योंकि रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी तो बाकी वर्ग भी सामने आएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से भी यही मांग रखी जा रही है, मल्टीटास्क वर्कर्स की ओर से भी यही मांग रखी जा रही है। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक तरह से वो भी प्राइवेट कंपनी के दायरे में आते हैं, लेकिन वो भी विभाग के दायरे में उन्हें किया जाए, ये मांग रख रहे हैं। तो जब पहले ये भर्ती होने वाली होती है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, या तो उस वक्त आपत्ति जताई जाए, उस वक्त कोई आपत्ति नहीं जताते और बाद में फिर रेगुलर नीति की यहाँ पर मांग उठाते हैं, और ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फिर सरकार को भी हो जाता है। और जब सरकार इनकी ये मांग पूरी नहीं कर पाती तो फिर वही दौर हमें देखने के लिए मिलता है, सड़कों पर ये उतरते हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। इसलिए एक सवाल ये भी उठता है कि रेगुलर नीति की मांग तो कई वर्ग उठा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त भर्ती हुई थी उस वक्त ही इन्हें पीछे हट जाना चाहिए था या उस वक्त ही आपत्ति जतानी चाहिए थी। अब इतने साल सेवाएं देने के बाद इन्हें लग रहा है कि सभी सुविधाएं इन्हें वो मिलनी चाहिए जो कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों को मिल रही है। और इसीलिए बेरोजगार युवा भी फिर सवाल उठाते हैं कि कमीशन क्वालिफाई करने वालों के लिए और जो ऐसी अस्थायी तौर पर भर्तियां होती हैं उसमें क्या ही फर्क रह जाएगा, क्योंकि रेगुलर नीति ही अगर सबके लिए बननी है तो फिर वो इतनी मेहनत क्यों करे, ये सवाल उनकी ओर से उठता है। देखिए, माइनिंग इंस्पेक्टर क्लास 3 के पदों के लिए भी आंसर की जारी कर दी गई है लोक सेवा आयोग की ओर से। वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसमें 5 दिन के भीतर आपत्तियां भी मांगी गई हैं। अगर किसी भी अभ्यर्थी की ओर से कोई ऑब्जेक्शन हो किसी क्वेश्चन को लेकर तो वो बिल्कुल आपत्ति दायर कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ प्रति प्रश्न उसे 100 रुपये भी इसमें डिपॉजिट करवाने होंगे और ये फीस नॉन रिफंडेबल है। हिमाचल प्रदेश में अभी 3 उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस ने इसके लिए अपनी कमर कस ली है। तीनों उपचुनावों के क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। सबसे पहले बात कांगड़ा के देहरा की करना चाहेंगे तो वहां कृषि मंत्री चंद्र कुमार को एज अ प्रभारी नियुक्त किया गया है चुनाव जीतने के लिए। दूसरी बात जिला सोलन के नालागढ़ की करें तो वहां पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को प्रभारी के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है चुनाव जीतने के लिए। तीसरी बात राजेश धर्मानी से जुड़ी करना चाहेंगे। मंत्री राजेश धर्मानी को हमीरपुर में प्रभारी बनाया गया है हमीरपुर सीट जीतने के लिए। इन तीनों क्षेत्रों में क्योंकि उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस की ओर से भी अब कमर कस ली गई है, पूरी तैयारियां हो रही हैं और प्रभारियों की लिस्ट आज सामने आई थी जिससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी है। देखिए, बड़ा तंज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सतपाल सत्ती पर कसा है, क्योंकि याचिका दायर जो की गई है सीपीएस नियुक्ति के खिलाफ कोर्ट में, उसमें सतपाल सत्ती ही है बड़ा चेहरा। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का ये कहना है कि इससे पहले खुद भी सत्ती सीपीएस की कुर्सी पर बैठ चुके हैं।
सीपीएस की कुर्सी का स्वाद ले चुके हैं और अब दूसरों का स्वाद खट्टा करने में लगे हुए हैं। अब उन्हें ये पद असंवैधानिक लग रहा है। जब वो खुद सीपीएस बने थे तो क्या उस वक्त उनके दिमाग में, उनके जहन में ये सवाल नहीं आया कि ये असंवैधानिक पद है? क्या सिर्फ दूसरों की नाक में दम करने के लिए इस तरह की याचिका उनकी ओर से कोर्ट में दायर की जा रही है? बड़ी बात कहना चाहेंगे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से आज ये कही गई है। दूसरी बात उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी कही है। उनका ये कहना था जो उपचुनाव हो रहे हैं ये नौबत आनी ही नहीं थी, लेकिन इस पूरे मामले के कर्ता धर्ता तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। उन्हें कुर्सी से बहुत प्यार है, धनबल का इस्तेमाल करते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति को अपनाते हैं और अंजाम ये है कि 3 उपचुनाव फिर होंगे। फिर से कोड ऑफ कंडक्ट 3 जिलों में लग गया है। बार बार अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगता रहेगा तो विकासात्मक कार्यों पर हम कब ध्यान देंगे? जगत सिंह नेगी की ओर से बड़ी स्टेटमेंट कहना चाहेंगे आज निकलकर सामने आई है। नीट परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया है और वो छात्र बहुत परेशान हैं जिन्होंने ये परीक्षा भी क्वालिफाई कर ली है। डर उन्हें ये सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो राष्ट्रीय स्तर पर ही इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन एक बात ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है आज अपनी सुनवाई में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज फिर ये सुनवाई हुई है नीट को लेकर, तो उसमें ये बात फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोहराई गई है कि जो नीट यूजी की काउंसलिंग है उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। और याचिकाकर्ताओं को ये भी हवाला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है कि एनटीए ने उनकी बात मान ली है। जो ग्रेस मार्क्स कुछ एक छात्रों को दिए गए थे 1600 के करीब, क्योंकि ये संख्या है, उनके ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाएगा। दूसरी ओर एनटीए ने ऐसे छात्रों को 2 विकल्प दे दिए हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। पहला तो ये विकल्प था कि या तो वो अपने ग्रेस मार्क्स हटाकर यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर री नीट में उन्हें दोबारा से शामिल होना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से नीट की परीक्षा होगी, उन्हें ये क्वालिफाई दोबारा से करनी होगी। और अगर ये शर्त उन्हें एनटीए की पसंद नहीं आई है तो अपने ग्रेस मार्क्स हटाकर बिना ग्रेस मार्क्स के ही उन्हें फिर यूजी की काउंसलिंग में शामिल होना होगा। अब कौन सा ऑप्शन ये छात्र चुनते हैं देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस सब का असर क्या हुआ है उन सभी एकेडमीज़ पर, उन सभी छात्रों पर जिन्होंने बहुत मेहनत की थी नीट को क्वालिफाई करने में, वो आपको बता देते हैं। क्योंकि आज ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम भी फील्ड पर उतरे थे। जितनी भी एकेडमी से हमने बात की, छात्र काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और सभी ने इस फैसले का बहुत विरोध किया है जो ग्रेस मार्क्स यहाँ पर 1550 के करीब छात्रों को दे दिए गए। वो नहीं दिए जाने चाहिए थे क्योंकि अब रैंक में उतार चढ़ाव आ गया है और ये रैंक को लेकर कन्फ्यूजन हमेशा इन छात्रों के दिमाग में बनी रहेगी कि अगर उन 1550 के करीब छात्रों को ये ग्रेस मार्क्स नहीं दिए होते तो शायद इनका रैंक उनसे भी ऊपर होता। इस तरह की बातें आज भी विद्यार्थियों की ओर से कही गई जब हमने उनसे जानकारी ली कुछ ही क्षणों बाद, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखाने वाले हैं किस एकेडमी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। जो कोचिंग एकेडमीज के एमडीज हैं उनका भी यही मानना है कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका छात्रों पर पड़ा है। एनटीए एक बहुत ही भरोसेमंद एजेंसी है और इतनी बड़ी लापरवाही जब इस एजेंसी की ओर से की गई है तो विश्वास परीक्षा पर से उठ गया है, परीक्षा नियंत्रकों के ऊपर से यहाँ पर उठ गया है। आखिरकार किस तरह से इन्होंने परीक्षा कंडक्ट करवाई, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? पहले पर्चे देने में देरी हो गई, कुछ एक परीक्षा केंद्रों में गलत पर्चे बांट दिए गए थे, फिर ये ग्रेस मार्क्स यहाँ पर दे दिए जाते हैं और अब तो ये भी कहा जा रहा है जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें भी कई तरह की विसंगतियां हैं। तो एनटीए की ओर से बड़ी लापरवाही इस बार हुई है। किसी दूसरी एजेंसी को हायर किया जाना चाहिए अगली बार नीट परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए, ये नियंत्रक नहीं होने चाहिए। ये तक बात अब यहाँ एकेडमीज के एमडीज की ओर से और छात्रों की ओर से कही जा रही है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब एक साथ 67 छात्रों ने टॉप किया हो और पूरे 720 में से 720 अंक इन्होंने हासिल कर लिए। तो ये कैसे संभव है? इसीलिए ये भी यहाँ पर बात बार बार रखी जा रही है कि हो ना हो क्वेश्चन पेपर जरूर लीक हुआ होगा। और अब ये किसी भी राज्य के लिए नई बात तो रही नहीं है क्वेश्चन पेपर लीक होने की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, न जाने कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर परीक्षा लीक होने के कई मामले सामने आ चुके हैं और अभ्यर्थी बार बार परेशान होते हैं। उन अभ्यर्थियों का इसमें मनोबल टूट जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत की हो परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए। 1500 पर अब आना चाहेंगे। 1500 की राशि महिलाओं को मिलने लग गई है। 2 रोज़ पहले हमने आपको बड़ी जानकारी ये दी थी कि 16 मार्च 2024 तक जो आवेदन आए थे उन पर काम करना शुरू हो गया था और साथ ही साथ 23 करोड़ की राशि भी उन आवेदनों के लिए जारी की गई थी। तकरीबन 48,000 के करीब महिलाएं हैं जिनके खाते में 1500 आना शुरू हो चुके हैं। देखिए, ये एक साथ 3 महीने की राशि महिलाओं के खाते में डाली गई है, अप्रैल, मई और जून की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हर जनसभा में संबोधन करते हुए यही एक बात कही थी कि महिलाओं को 3 महीने की राशि एक साथ डाली जाएगी। 1500 के लिए जितनी भी महिलाएं पात्र होंगी
उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार अपनी ये गारंटी पूरी करके रहेगी। और देखिए बड़ी बात इसमें क्या है, 3 जिलों में अभी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी महिलाओं को ये लाभ मिल गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उन 3 जिलों में महिलाओं को रुकना पड़ा कोड ऑफ कंडक्ट के चलते, वहाँ पर भी ये लाभ 1500 का दे दिया गया है। लेकिन इसमें एक तरह से लाखों के हिसाब से आवेदन आए थे और 48,000 महिलाओं की छंटनी कर दी गई है। अब लाहौल स्पीति समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में 48,000 महिलाएं हैं जो कि इसमें पात्र समझी गई हैं और उनके अकाउंट में राशि डालने का सिलसिला भी अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। ई सोमसा विभाग की तरफ से जिला कल्याण अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में ये 48,000 महिलाओं को 3 महीने की राशि ट्रांसफ़र कर दी है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, इस भुगतान को लेकर वित्त विभाग की ओर से कुछ आदेश जारी किए गए हैं संबंधित विभाग के डीडीओ को। वित्त विभाग की ट्रेजरी विंग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं संबंधित विभाग के डीडीओ को कि अब एडवांस में ही उन्हें ये राशि निकालनी होगी और आगे ट्रांसफ़र करनी होगी। तो इस पर कई सवाल अभी उठ रहे हैं, यानी कि पूरी जिम्मेदारी अब एक तरह से संबंधित विभाग के डीडीओ की ही रहने वाली है, अगर हम ई सोमसा के डीडीओ की बात करें। खैर इसमें एक हल्का सा विवाद ज़रूर हो सकता है, लेकिन अच्छी और बड़ी बात यह है कि 1500 आना शुरू हो चुके हैं महिलाओं के खाते में। बेसब्र थी महिलाएं, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार इसके लिए कर रही थी और हमने खुद देखा है ग्राउंड पर जाकर जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि फॉर्म आ गए हैं विभाग में या बाकी कुछ एक कार्यालयों में, जिस तरह से ग्रामीण स्तर के कार्यालयों में जब ये फॉर्म्स भेजे गए थे तो लंबी लंबी कतारें वहाँ पर महिलाओं की देखने के लिए मिल रही थी। देखिए कैबिनेट बैठक भी तय हो चुकी है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था। 18 जून को कैबिनेट बैठक तय हुई है और ये सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में। जितने भी कार्य अभी लटके पड़े थे कोड ऑफ कंडक्ट के चलते उन्हें बहाल किया जाएगा, सबसे अच्छी बात तो ये है। और दूसरी जानकारी बड़ी ये है कि इस शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू आम जनता से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ शिमला रहने वाले हैं। इनके शेड्यूल में आज ही ये बदलाव किया गया है। जेबीटी बैच वाइज भर्ती को लेकर भी बड़ी अपडेट है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने अनुमति के लिए फाइल सरकार को भेजी है और दरअसल अनुमति चुनाव आयोग से मांगनी है। ये प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने कि बैच वाइज भर्ती कंप्लीट करनी है, नियुक्तियां इसमें देनी है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। अब सरकार की ओर से फाइल चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। हालांकि अभी क्योंकि 3 जिलों में कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जिस वजह से बैच वाइज भर्ती में नियुक्तियां देने के लिए ये परमिशन लेनी होगी चुनाव आयोग से। अब टीजीटी की बात करें तो उसमें मेरिट और रिजल्ट दोनों घोषित कर दिए गए हैं टीजीटी बैच वाइज भर्ती में, लेकिन उसके बावजूद भी ये फाइल चुनाव आयोग को परमिशन के लिए अभी तक नहीं भेजी गई है। तो टीजीटी बैच वाइज भर्ती में अभी इंतजार करना होगा, इसमें भी नियुक्तियां ही दी जानी थी और जेबीटी बैच वाइज भर्ती में भी केवल नियुक्तियां मिलना बाकी रह गया है। अब यहाँ फिर से चुनाव आयोग को फाइल भेज दी गई है परमिशन लेने के लिए और कारण ये बताया जा रहा है कि 3 जिलों में अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा है क्योंकि उपचुनाव होने हैं 3 क्षेत्रों में, जिस वजह से परमिशन लेना आवश्यक है। इस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं तो हो सकती है। तो इतनी सी अपडेट फिलहाल हम जेबीटी के लिए लेकर आए थे, क्योंकि आज ये अभ्यर्थी भी सचिवालय के चक्कर काट रहे थे। देखिए एक वीडियो वायरल हुआ है हेड कांस्टेबल का और ये काला थाना में अपनी सेवा दे रहे थे। पिछले कल इन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर इन्होंने कुछ एक सवाल उठाए हैं, पुलिस के अधिकारियों पर ही, और ये भी शिकायत अपनी वीडियो में बार बार कर रहे थे कि इन पर पुलिस के आला अधिकारी दबाव बना रहे हैं गैर जमानती धाराएं लगाने के लिए आरोपियों पर। जो आरोपियों पर धाराएं बनती है वही लगाई जा सकती हैं, बिना मतलब से ये गैर जमानती धाराएं क्यों लगाए, इस तरह का दबाव सिर्फ पुलिस के आला अधिकारी नहीं विक्टिम पार्टी भी इन पर बना रही थी और इस वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में है। इन्हें कई तरह की धमकियां दी जा रही थी। ऐसे बहुत सारे शब्द इन्होंने अपनी वीडियो में कहे, जिसके बाद आज ये लापता हो गए हैं और इनके लापता होने के बाद जो हेड कांस्टेबल की पूरी फैमिली थी एसपी कार्यालय के बाहर पहुंच गई और काफ़ी हंगामा भी इनके परिवारजनों की ओर से वहां पर किया गया। साथ ही साथ जो हेड कांस्टेबल की पत्नी है उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू को एक पत्र लिखा है जिसमें मांग ये उठाई गई है कि हायर अथॉरिटी से ही इनकी गुमशुदगी की जांच करवाई जाए, क्योंकि लापता चल रहे हैं, न जाने कहाँ हैं, किस हाल में है, परिवारजन काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जिस वजह से हायर अथॉरिटी से ही जाँच होनी चाहिए, ये मांग इन्होंने उठाई है। और इसके बाद DIG CID को ये मामले की जाँच करने के लिए कह दिया गया है। इतनी इसमें अपडेट आई है। ये सिलसिला देखिए तब से शुरू हुआ जब पंजाब के कुछ युवक
सिरमौर के एक क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां पर एक व्यक्ति के साथ उन्होंने मारपीट की। ये ट्रैक्टर चालक था, व्यक्ति पास नहीं दे रहा था उन लोगों को, जिस वजह से पंजाब के युवक बाहर निकले और उन्होंने ट्रैक्टर चालक को बहुत बुरी तरह से पीटा। फिर इसी ट्रैक्टर चालक की ओर से पुलिस थाना में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी और इसी हेड कांस्टेबल को कहा गया कि वो इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन इन बिटवीन फिर हेड कांस्टेबल की ओर से ये वीडियो जारी की जाती है कि विक्टिम पार्टी और पुलिस के आला अधिकारी ऐसी धाराएं लगाने के लिए उन पंजाब के युवकों पर कह रहे हैं जो कि गैर जमानती है। और एक बात ये भी है, जो पंजाब के युवक है वो अभी तक गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है? कई तरह की कंफ्यूजन्स है, कई सवाल उठ रहे हैं। अब हेड कांस्टेबल भी लापता है, जब तक वो नहीं मिल जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हेड कांस्टेबल के परिवारजनों का ये कहना है कि पुलिस के आला अधिकारियों का ही इसमें हाथ है, जो कि उनकी गुमशुदगी हुई है। न जाने वो कहां किस हाल में रखे गए हैं। ये भी सीधे तौर पर आरोप यहां हेड कांस्टेबल की पत्नी की ओर से लगाए गए हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज एक बड़ी जानकारी दी है, क्योंकि एफआरए पर एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी सचिवालय में और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत जितने भी मामले लंबित हैं उन्हें 1 साल के भीतर निपटा दिया जाएगा। तकरीबन 5 से 6 हज़ार के करीब मामले बच रहे हैं। अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये अधिकारी 1 साल के अंदर अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि पहले इन्हें ये मामले निपटाने होंगे जल्द से जल्द। कार्यशाला में कानून की बारीकियाँ इन्हें बताई गई हैं। इसके अलावा जो रूल्स हैं वो बताए गए हैं। जिला परिषद और पंचायत के प्रतिनिधियों सहित एनजीओ के सदस्य भी आज इसमें देखिए शामिल हुए थे और अपना स्टेशन ये तब तक नहीं छोड़ सकते हैं जब तक फॉरेंस क्लियरेंस के पूरे मामले निपटा नहीं दिए जाते हैं। तो अच्छी बात हम ये कहना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस से जुड़ी हमने आपको अपडेट दे दी है, क्योंकि प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उन सभी क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव होने हैं और भाजपा की ओर से भी ये कदम पिछले कल ही उठा लिया गया था। ये भी उपचुनाव के लिए प्रभारी पहले ही नियुक्त कर चुके हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी प्रभारी होंगे। देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो प्रभारी हैं वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं संसदीय क्षेत्र कांगड़ा के प्रभारी विपिन परमार रहने वाले हैं। इसी तरह से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। देखिए, सीपीएस की नियुक्ति को लेकर चुनौती दी गई है, क्योंकि हाईकोर्ट में और आज भी इस पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। इसमें हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से पेश दलीलों को सुनने के पश्चात इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए गए थे और अब उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो उम्मीद हम ये जता सकते हैं कि जल्दी ही निर्णय बाहर आने वाला है कि इन सीपीएस का क्या होने वाला है। 6 के करीब जिनकी संख्या है और बार बार भाजपा की ओर से असंवैधानिक इनकी नियुक्ति यहाँ पर बताई जा रही है। और आज इसी पर जगत सिंह नेगी ने बड़ा पलटवार करते हुए ये कहा है कि सतपाल सिंह सत्ती जो सबसे पहले कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए पहुंचे, वो भी तो सीपीएस के पद पर तैनात रह चुके हैं। तो उस वक्त उन्हें क्या ये नियुक्ति असंवैधानिक नहीं लगी थी? खुद इस कुर्सी का स्वाद चख लिया, अब दूसरों का स्वाद खट्टा कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आज जगत सिंह नेगी की ओर से किया गया है। देखिए, जो ये मेंटेनेबिलिटी को लेकर सवाल उठाए गए थे सरकार की ओर से, ये पहले हो गया था, लेकिन उसके बाद की जो आज अपडेट निकलकर सामने आई है वो हमने आपके साथ साझा की है। खरीद फरोख्त के मामले में आज फिर पूछताछ के लिए बालूगंज थाना में आशीष शर्मा को बुलाया गया था, जो कि पूर्व निर्दलीय विधायक हैं हमीरपुर से और अब भाजपा प्रत्याशी रहने वाले हैं। ये दावा भी उनकी ओर से किया गया है। फिर उपचुनाव लड़ेंगे और भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरी बात करना चाहेंगे चैतन्य शर्मा की और उनके पिता की, क्योंकि इसमें पहले भी चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। आज फिर बालूगंज थाना में इन्हें पेश होना था, लेकिन ये नहीं आए, जिस वजह से अब दोबारा से पेश होने के लिए इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।